चलो एक बार जल्दी से एक बार फिर से क्रेब साइकिल देख लेते हैं, उसका इसमें बहुत सारे कंक्लूजन्स निकालेंगे। कुछ नहीं करना यार, क्रेब साइकिल को याद रखने के लिए बस 10 एंजाइम स्टेप वाइज याद होना चाहिए। जल्दी बोलो, पहला एंजाइम हम बोलते जा रहे हैं, सुनते चलो। पहला एंजाइम साइट्रेट सिंथेज, खटाखट। दूसरा एंजाइम एकोनिटेज, अगला एंजाइम अगेन एकोनिटेज, अगला एंजाइम आइसोसाइट्रेट, आइसोसाइट्रेट डिहाइड्रोजिनेज, आइसोसाइट्रेट डिहाइड्रोजिनेज। नेक्स्ट डी कार्बोक्सिलेज, नेक्स्ट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स, डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट नेक्स्ट है आपका थायोकाइनेज। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एंजाइम जिसका नाम था सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। नेक्स्ट आता है फ्यूमेरेज, फ्यूमेरेज। और नेक्स्ट अगेन आता है डिहाइड्रोजिनेज। सारे एंजाइम माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होते हैं सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज को छोड़कर। वो कहां होता है? सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज होता है माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन पर। बस क्या है, एसिटाइल कोएंजाइम में एंटर करेगा एज ए सबस्ट्रेट, एंटर कराइए, लीजिए एसिटाइल कोएंजाइम में एज ए सबस्ट्रेट एंटर करता है। यहाँ पे एसिटाइल कोएंजाइम में 2 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है, कोई बात नहीं। किसके साथ रिएक्ट करता है? 4 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड जिसका नाम है ऑक्सिलो एसिटिक एसिड, OA, ऑक्सिलो एसीटेट भी कहेंगे इसको, ऑक्सिलो एसिटिक एसिड। यहाँ पर क्या होगा? कंडेंसेशन रिएक्शन होगा। क्या होगा उसमें? वाटर ऐड होगा और कोएंजाइम A रिमूव हो जाएगा। लो करा दिया। क्या बन जाएगा? तो पहले स्टेप पर जब कंडेंसेशन रिएक्शन होता है तो एज अ प्रोडक्ट बनता है साइट्रिक एसिड, या उसी को ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं। इसीलिए साइकिल का नाम TCA साइकिल भी होता है। साइट्रिक एसिड कितना कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड होगा? 6 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड। काहे होगा? क्योंकि एसिटाइल कोएंजाइम में 2 कार्बन, ऑक्सिलो एसिटिक एसिड में 4 कार्बन, इसीलिए साइट्रिक एसिड में 6 कार्बन। और अगर हम बात करेंगे अगला रिएक्शन क्या होगा, तो एकोनिटेज जिसका एक्टिवेटर कौन है? आयरन +2 है। आयरन +2 के प्रेजेंस में इसका क्या हो जाएगा? साइट्रिक एसिड का ये कन्वर्ट हो जाएगा सिस एकोनिटेट में। सिस एकोनिटेट में कितने कार्बन होंगे? तो सिस एकोनिटेट में भी 6 कार्बन होंगे, क्योंकि कार्बन के साथ यहाँ कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है। अगला एंजाइम कौन होगा? एकोनिटेज होगा। एकोनिटेज का एक्टिवेटर कौन होता है? आयरन +2 होता है। पहले वाले स्टेप में एकोनिटेज ने क्या कराया था? वाटर का रिमूवल कराया था। अगले स्टेप में एकोनिटेज ने क्या कराया? वाटर का एडिशन कराया है। फाइनली अब सिस एकोनिटेट किसमें कन्वर्ट हो गया? आइसोसाइट्रेट। ये आइसोसाइट्रेट कितने कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड होंगे? 6 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड। आइसोसाइट्रेट पे कौन एक्ट करेगा? आइसोसाइट्रेट पे यहाँ एक्ट करेगा आइसोसाइट्रेट डिहाइड्रोजिनेज। आइसोसाइट्रेट डिहाइड्रोजिनेज क्या कराएगा? NAD का रिडक्शन कराएगा। ऑक्सीडेशन आइसोसाइट्रेट का होगा, रिड्यूस्ड कंपाउंड बनेगा NADH2। और जब आइसोसाइट्रेट का ऑक्सीडेशन हो जाएगा तो ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट बनेगा ऑक्जेलोसक्सिनेट। ये 6 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड होंगे, क्योंकि इसमें अभी तक CO2 का रिमूवल नहीं हुआ है। जो अगला एंजाइम होगा नाम है डी कार्बोक्सिलेज। क्या कराएगा? सर वो CO2 का रिमूवल कराएगा। CO2 के रिमूवल के बाद ऑक्जेलोसक्सिनेट कन्वर्ट हो जाएगा अल्फा कीटोग्लूटरेट। यहाँ कितने कार्बन होंगे? 5 कार्बन होंगे, क्योंकि 6 कार्बन थे ऑक्जेलोसक्सिनेट में, ऑक्जेलोसक्सिनेट से निकला एक CO2 तो 5 कार्बन बचे। अगला जो एंजाइम आएगा, अगला एंजाइम होगा डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स। डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स एंजाइम क्या करेगा? सेम उसी तरीके से काम करेगा जैसे लिंक रिएक्शन में काम करता था। क्या करेगा? सबसे पहले CO2 का रिमूवल करा देगा, उसके बाद इसको कई सारे कोफैक्टर चाहिए ही चाहिए, कोएंजाइम A एडिशन कराएगा। इसके बाद मैग्नीशियम +2 चाहिए, TPP चाहिए, लिपोइक एसिड चाहिए,
कई सारे इसको कोफैक्टर चाहिए 5 को, उसके बाद फाइनली इसको लास्ट में NAD भी चाहिए और NAD को लेके ये क्या करा देगा, NAD रिड्यूस हो जाएगा, NAD NADH2 में कन्वर्ट हो जाएगा। इस दौरान अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड का हो गया डीकार्बोक्सिलेशन और ऑक्सीडेशन, जिसको आपने बोला ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड का जब हो जाता है ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन तो वो कन्वर्ट हो जाता है सक्सिनाइल कोएंजाइम। सक्सिनाइल कोएंजाइम में कितना कार्बन होगा, क्योंकि यहाँ पे एक कार्बन रिमूव हुआ है तो 5 में 1 गया तो 4 कार्बन बच जाएगा। अगला एंजाइम आएगा थायोकाइनेज। थायोकाइनेज क्या कराता है, काइनेज देखिए आपने बताया कि ये एटीपी का फॉर्मेशन कराएगा, एटीपी नहीं कुल मिला के ये फास्फेट का ट्रांसफर कराएगा। किसको देगा फास्फेट, ये डीडीपी को देगा फास्फेट। किससे लेगा फास्फेट, सक्सिनाइल कोएंजाइम का लेगा फास्फेट। यहाँ पे सक्सिनाइल कोएंजाइम का हो जाएगा डीफास्फोराइलेशन, जीडीपी का हो जाएगा फास्फोराइलेशन, जीडीपी कन्वर्ट हो जाएगा जीटीपी में। इस दौरान जब जीटीपी में कन्वर्ट होता है तो अगर एनिमल सेल है तो ये जीटीपी प्रोटीन सिंथेसिस ट्रांसलेशन प्रोसेस में काम आ जाते हैं। लेकिन अगर ये एनिमल के अंदर की बात चल रही है तो एनिमल के अंदर जीटीपी हो गया, लेकिन प्लांट के अंदर बात चल रही है तो जीटीपी तुरंत अपना फॉस्फेट किसी को दे देता है और जीटीपी कन्वर्ट हो जाता है जीटीपी में। ये जीटीपी किसको देता है फॉस्फेट, तो वो एडीपी को दे देता है। प्लांट के केस में एडीपी कन्वर्ट हो जाता है एटीपी में। कुल मिलाकर यहाँ पर ऐसा रिएक्शन हुआ है जिसको बोल रहे हैं कपल्ड रिएक्शन। ये पूरी की पूरी कपल्ड रिएक्शन कहलाती है, जिसमें जीटीपी बना था वो जीटीपी में कन्वर्ट, जीटीपी बना था जीटीपी कन्वर्ट हो गया जीडीपी में और जीडीपी से फॉस्फेट निकला तो एडीपी कन्वर्ट हो गया एटीपी में, एटीपी में। और फाइनली इस दौरान सक्सिनाइल कोएंजाइम का क्या हो गया, डीफास्फोराइलेशन। सक्सिनाइल कोएंजाइम के डीफास्फोराइलेशन के बाद बन जाता है सक्सिनेट। सक्सिनेट में कितना कार्बन होगा, 4 कार्बन होगा, क्योंकि सक्सिनाइल कोएंजाइम में 4 कार्बन था तो सक्सिनेट में भी 4 कार्बन होगा। अगला एंजाइम आता है सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एंजाइम है क्योंकि ये मैट्रिक्स में नहीं पाया जाता है। ये पाया कहाँ जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन में पाया जाता है। इसका जो कोएंजाइम होता है वो एफएडी होता है, एफएडी का रिडक्शन हो जाता है। इस दौरान सक्सिनेट का ऑक्सीडेशन हो जाता है, एफएडी के रिडक्शन से एफएडीएच2 बन जाता है और जब सक्सिनेट का हो जाता है ऑक्सीडेशन तो बन जाता है फ्यूमेरेट। फ्यूमेरेट में कितना कार्बन, 4 कार्बन, क्योंकि यहाँ पर कार्बन का रिमूवल नहीं हुआ है। नेक्स्ट एंजाइम आएगा फ्यूमेरेट। फ्यूमेरेट क्या कराएगा, वाटर का एडिशन कराएगा। वाटर के एडिशन के बाद फ्यूमेरेट का वाटर एडिशन के बाद जो नया कंपाउंड बनता है मेलेट। मेलेट में कितना कार्बन होगा, मेलेट में 4 कार्बन होगा, क्योंकि मेलेट में 4 कार्बन है, क्योंकि फ्यूमेरेट में भी 4 कार्बन था, क्योंकि कार्बन का रिमूवल नहीं हुआ है। नेक्स्ट एंजाइम क्या होगा, नेक्स्ट एंजाइम डिहाइड्रोजिनेज होगा। इस दौरान किसका होगा ऑक्सीडेशन, मेलेट का ऑक्सीडेशन होगा। कौन करेगा ऑक्सीडेशन, डिहाइड्रोजिनेज का कोएंजाइम करेगा ऑक्सीडेशन। कौन है डिहाइड्रोजिनेज का कोएंजाइम, एनएडी है। एनएडी बन जाएगा एनएडीएच2 में, एनएडीएच2 हो गया रिड्यूस्ड प्रोडक्ट। मेलेट का हो गया ऑक्सीडेशन, मेलेट के ऑक्सीडेशन के बाद बन जाता है ऑक्सैलोएसिटिक एसिड। बोलिए कथा समाप्त। अब फिर से समझ में आ गया क्रेब साइकिल, अब क्रेब साइकिल याद हो गया होगा। अरे बोलो। यस सर। यस सर। अब समझ में आ गया हर्ष, यस सर समझ में आ गया। समझ में आ गया। इसको जल्दी से देखो, बस 1 मिनट उस बच्चे को भी ऐड करा लेते हैं। आगे 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 आगे। चलो ईरान, ईरान यस सर। सामने आ जाओ, ईरान सामने, सामने बिल्कुल सामने आ जाओ। हाँ मैं स्टेप का नाम लिख देता हूं तुम्हारे सामने। पहला स्टेप, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा स्टेप, 5वां स्टेप, छठा स्टेप, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां। 10 स्टेप एंजाइम है। ग्लाइकोलाइसिस में 10 स्टेप रिएक्शन था लेकिन 9 एंजाइम था। तुमको बताना है। 4th स्टेप पर हुआ है ऑक्सीडेशन रिडक्शन।
और आइसोसाइट्रेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम के प्रेजेंस में किसका ऑक्सीडेशन, किसका रिडक्शन, ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट क्या बना, रेड्यूस्ड प्रोडक्ट क्या बना? बता रहा हूँ सर। ऑक्सीडेशन हुआ है सर आइसोसाइट्रेट का, अच्छा और रिडक्शन हुआ है NaDH2 का, अच्छा और ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट बना है ऑक्जेलोसक्सिनेट। अच्छा। रेड्यूस्ड प्रोडक्ट रिड्यूस प्रोडक्ट NaDH2। बारे बहादुर सही है। अतीक आएगा सामने, अतीक आएगा सामने। यस सर। अभी जो क्वेश्चन कर रहे हैं सभी लोग सवाल सुनेंगे और ये बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन से क्रेब साइकिल का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। अगर अतीक जवाब नहीं दे पाएगा तो क्वेश्चन दूसरे पे ट्रांसफर करेंगे। इस पूरी 10 स्टेप रिएक्शन में जो साइक्लिक रिएक्शन है, इस पूरी 10 स्टेप रिएक्शन में कौन सा ऐसा कंपाउंड है जो डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन का सबस्ट्रेट भी है और डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन का प्रोडक्ट भी है? सवाल समझ में आया? कौन सा ऐसा कंपाउंड है जो डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन का सबस्ट्रेट भी है और डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन का प्रोडक्ट भी है? हिंट मार देते हैं, काले अक्षरों में छुपा हुआ कोई नाम होगा। पानी दो। अल्फा कीटोग्लूटारेट। शाबाश, ये पीएमटी का बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है। अगर आप गौर करेंगे तो फिफ्थ और सिक्स्थ स्टेप दोनों ही स्टेप पे डी कार्बोक्सिलेशन हो रहा है। फिफ्थ डी कार्बोक्सिलेशन स्टेप के अकॉर्डिंग अल्फा कीटोग्लूटारेट एज अ प्रोडक्ट है और सिक्स्थ डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन के अकॉर्डिंग अल्फा कीटोग्लूटारेट एज अ सबस्ट्रेट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। नेक्स्ट नेक्स्ट हर्ष आएगा सामने। यस सर। कौन सा इसमें स्टेप है जो सारे स्टेप मैट्रिक्स में होता है, लेकिन कौन सा ऐसा स्टेप है जो स्टेप को होने के लिए इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट कराना पड़ता है और क्यों? सर एट स्टेप, क्योंकि यहाँ पे जो एंजाइम एक्ट करता है सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज, वो मैट्रिक्स में प्रेजेंट नहीं होता, वो इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट होता है। बिल्कुल जिसका बिल्कुल कि बिल्कुल वो एंजाइम FAD है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। अच्छा स्वाति आ जा, स्वाति बताओ, बस स्वाति बताओ। स्वाति बताएगी कि इस पूरी 10 स्टेप क्रेब साइकिल रिएक्शन में, इस पूरी 10 स्टेप क्रेब साइकिल रिएक्शन में कहां पर ऐसा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन हुआ जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पर जाकर हुआ, उस दौरान किसका ऑक्सीडेशन हुआ, किसका रिडक्शन हुआ, ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट क्या बना, रेड्यूस्ड प्रोडक्ट क्या बना? लास्ट स्टेप में नहीं, ध्यान से, मैंने कहा कौन सा ऐसा ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन हुआ जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन को इन्वॉल्व कराना पड़ा जिसमें, और उस दौरान ऑक्सीडेशन किसका हुआ, रिडक्शन किसका हुआ, ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट किसका बना, रेड्यूस्ड प्रोडक्ट किसका बना? 8 स्टेप पे हुआ है जब सक्सिनेट फ्यूमेरेट में बदला है। हाँ और वहां पे सक्सिनेट जब फ्यूमेरेट में बदला है 8 स्टेप पे। ऑक्सीडेशन किसका हुआ, रिडक्शन किसका हुआ, ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट क्या बना, रेड्यूस्ड प्रोडक्ट क्या बना? ऑक्सीडेशन हुआ सक्सिनेट का फ्यूमेरेट में और रिडक्शन हुआ FAD का FADH2 में। चलो ठीक है, तो यानी कि फ्यूमेरेट, FADH2 हाँ समझ गया, और यानी कि फ्यूमेरेट हो गया ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट और FADH2 हो गया रेड्यूस्ड प्रोडक्ट। चलो तुम बताओ कौन सा इसमें ऐसा स्टेप है जहां पर सिर्फ डी कार्बोक्सिलेशन नहीं हुआ, डी कार्बोक्सिलेशन के साथ साथ किसी का ऑक्सीडेशन रिडक्शन भी हुआ है? किसका ऑक्सीडेशन, किसका रिडक्शन, ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट क्या, रेड्यूस्ड प्रोडक्ट क्या? अल्फा कीटोग्लूटारेट का हो गया ऑक्सीडेशन, हम्म सक्सिनाइल एंजाइम ए बन हम्म गया और NAD का हो गया रिडक्शन रेडिएशन बन गया। अब बता यार, क्रेब साइकिल से दुनिया भर के एंजाइम आ जाए, लाखों क्वेश्चन बन जाए, तुमको अगर 10 एंजाइम याद है तो बोलो 10, उस 10 लाख क्वेश्चन का एग्जाम की आंसर तुमको एग्जाम में आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? आसान है, बस आप 10 एंजाइम को सीक्वेंस में याद कर लो, आप सारे खेल खेल लोगे अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है तो। अब हम कुछ ऐसी बातों का यहाँ पर कंक्लूजन सामने ला रहे हैं जो
बहुत कंफ्यूजिंग है बच्चों के बीच में। पहला एक एक करके सारे बातों में लेते हैं। अब उसमें पहला, क्रेब साइकिल का सबस्ट्रेट क्या है? पहला बात, क्रेब साइकिल का सबस्ट्रेट क्या है? आपके सामने ऑप्शन है, स्टाइल कोएंजाइम ए, दूसरा ऑक्सैलोएसिटिक एसिड ए, तीसरा बॉथ। चलिए एक एक करके, हर्ष बताओ क्या लगता है? बोथ। देखो, जब बॉथ लिखा है तो आप बॉथ बताएंगे, क्योंकि ऑक्सैलोएसिटिक एसिड ए प्लस ऑक्सैलोएसिटिक एसिड और स्टाइल कोएंजाइम ए दोनों एज अ सबस्ट्रेट एंटर किया क्रेब साइकिल में। लेकिन इसी क्वेश्चन को अब फिर से दे रहे हैं और बॉथ काट दिए, एक चुनना है। अतीक बताएगा क्या चुनेंगे? एसिटाइल कोएंजाइम है। स्टाइल कोएंजाइम है। मैं बता दूं, आपका जवाब गलत है। अरे अरे ठीक, आपका जवाब सही है, सॉरी। ठीक है, आप स्टाइल कोएंजाइम में बोले, आपका जवाब सही है। बताते हैं, क्योंकि देखिए सबस्ट्रेट कौन होगा? जो प्रोडक्ट में कन्वर्ट और पता है स्टाइल कोएंजाइम। अच्छा, आप एक बात गौर की, इस पूरी साइकिल में नुकसान किसका हुआ है? इस पूरी साइकिल में स्टाइल कोएंजाइम का नुकसान हुआ है। 2 कार्बन था, 2 CO2 बन के निकल गया, इसीलिए तो क्रेब साइकिल को कंप्लीट ऑक्सीडेशन पाथवे कहते हैं। पायरुविक एसिड में भी कंप्लीट ऑक्सीडेशन नहीं हो पाता है, वो तो कंप्लीट ऑक्सीडेशन की तरफ का एक पाथ है। लेकिन क्रेब साइकिल इज रिगार्डेड एज कंप्लीट ऑक्सीडेशन पाथवे, क्योंकि यहाँ पर स्टाइल कोएंजाइम के पास 2 कार्बन था, वो दोनों कार्बन CO2 के फॉर्म में निकल गए, और O2 भी उसका उसी के फॉर्म में, मतलब ऑक्सीजन भी CO2 के साथ निकल गया। जितने हाइड्रोजन थे वो FADH2 और NADH2 के फॉर्म में निकल गए। स्टाइल कोएंजाइम में बुरी तरीके से टूट काट गया। लेकिन अगर तुम ऑक्सैलोएसिटिक एसिड को देखोगे तो ऑक्सैलोएसिटिक एसिड एंटर से जरूर किया था, लेकिन दोबारा रीजनरेट भी हो गया। तो प्रोडक्ट कहाँ मिला? वो तो सबस्ट्रेट प्रोडक्ट दोनों ही है। तो अगर यहाँ पे हमको एक चूज करना पड़ेगा तो हम स्टाइल कोएंजाइम ए चूज करेंगे। अगला सवाल भयानक कंफ्यूजन के साथ, फर्स्ट मेंबर ऑफ क्रेब साइकिल, ऑप्शन वही, स्टाइल कोएंजाइम ए, दूसरा ऑक्सैलोएसिटिक एसिड ए, तीसरा बॉथ। फर्स्ट मेंबर कौन है? इरहान बताएगा फर्स्ट मेंबर ऑफ क्रेब साइकिल। बोथ है सर। बॉथ। मैं बता दूं, बहुत खेद के साथ आपका जवाब गलत है। बताता क्यों? आप पहले इस वर्ड को अंडरलाइन कर लिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप लोग ना इस वर्ड को अंडरलाइन नहीं करते हैं। सी का मतलब क्या है? साइकिल। एक बात पता है आपको, ये पूरी जो साइकिल कंटिन्यू हो रहा है ना, इस ऑक्सैलोएसिटिक एसिड ए से चला और यहीं पर पहुंचा है। दिस इज क्रेब साइकिल। यहां से चला, यहीं पहुंच गया। और पता है, अगर आपको अगला साइकिल चलाना है, अगर आप यहाँ से स्टार्ट में स्टाइल कोएंजाइम ए को लेकर, ऐसा थोड़ी कि आप स्टाइल कोएंजाइम ए बनाकर एक साइकिल कंप्लीट किए, नहीं। आप ऑक्सैलोएसिटिक एसिड ए पर रुक गए और साइकिल कंप्लीट हो गया। अगर आपको अगला साइकिल चलाना है तो ऑक्सैलोएसिटिक एसिड तो एज इट इज रिकवर हो गया, लेकिन स्टाइल कोएंजाइम ए नया चाहिए। इसका मतलब इससे पहले का पूरा रिएक्शन, लिंक रिएक्शन, ग्लाइकोलाइसिस चला होगा, तभी आगे क्रेब साइकिल चलेगा। अदरवाइज ऑक्सैलोएसिटिक एसिड एज इट इज रिकवर हो गया। इसी बिहाफ पर हम नहीं, एनसीईआरटी कहता है फर्स्ट मेंबर ऑफ क्रेब साइकिल जहां से स्टार्ट हो वहीं पहुंच जाए। तो इसका आंसर क्या? ऑक्सैलोएसिटिक एसिड ए। बोले इन दोनों क्वेश्चन में अगर किसी को कंफ्यूजन हो तो बोलेंगे। आई थिंक कि कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। नो कंफ्यूजन, बढ़े आगे। नेक्स्ट कंक्लूजन। चलिए, नेक्स्ट कंक्लूजन जो हम आपको बताने जा रहे हैं वो हम ट्रिक के फॉर्म में बताने जा रहे हैं, ठीक है। ये कहते हैं कि क्रेब साइकिल में कहां कितने कितने कार्बन कंटेनिंग इंटरमीडिएट बने हैं, ये पूछा जाता है। और ये जब पूछा जाता है ना, तो बच्चे बहुत भयानक तरीके से कंफ्यूज होते हैं, सर कितना कितना। इतना तो पता है, आपको दिख रहा होगा 6 मतलब एज ए इंटरमीडिएट। अब ये सुनिए, स्टाइल कोएंजाइम को आप इंटरमीडिएट मत बोल दीजिएगा, वो घुसता है सबस्ट्रेट के तौर पे, प्रोडक्ट बन के निकल जाता है, ठीक है। तो आपको दिख रहा होगा 6, 5 और 4 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड एज ए इंटरमीडिएट बनता है। वो एज ए सबस्ट्रेट घुसता है, प्रोडक्ट बन के निकल जाता है CO2। वो घुसता है एज ए प्रोडक्ट बन के निकल जाता है CO2।
उसके घुसने के बाद कह रहे हैं वो प्रोडक्ट नहीं निकल रहा, वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है, कहने का मतलब ये है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कह रहा था कि वो 2 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड नहीं होगा एज इंटरमीडिएट, वो सबसेट के तौर पे घुसता है, प्रोडक्ट निकल जाता है, उधर प्रोडक्ट कुछ और बनता है, ठीक है, आपको हम सिखा चुके हैं। तो यहाँ पे 6, 5 और 4 कार्बन कंटेनिंग बहुत सारे इंटरमीडिएट बने हैं। तो आपसे पहले बात ये पूछा जाता है कि कौन कितने कितने कार्बन कंटेनिंग इंटरमीडिएट बने और कितने नंबर है उसके, कितने नंबर है। तो पहली बात, तो आप इस पूरे को जोड़िएगा तो 10 मेंबर होंगे। तो अगर इस पूरे जोड़िएगा 10 मेंबर होंगे तो कौन से कितने मेंबर किस कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड वाले हैं, तो इसका आपको हम सिंपल सा ट्रिक बताते हैं, इसका सिंपल सा ट्रिक बता रहे हैं आपको। देखिए इतना तो आपको पता चल गया, 6, इतना आपको पता चल गया कि 6, 5 और 4 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड ही इस पूरी कार्बन 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 इस पूरी साइकिल में इसी कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड के प्रोडक्ट हैं, ठीक है। तो ये तो आप लिख लीजिएगा, ट्रिक बता रहे हैं। तो बस आप क्या कीजिएगा, 654 के नीचे बस एक डिजिट याद रखिएगा, 415, बस एक डिजिट आपको याद रखना है 415, और इजिली याद रह भी सकता है। 4 और 5 यहाँ पे ला दिए और 4, 5 में 1 घटा देंगे, ये 1 घटा देंगे, तो ये मतलब कि 4 और आप ऐसे सीधा याद रखें 415, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, डिजिट का पहले मतलब समझाने दीजिए। देखिए 6 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड 4 गो है, इसका मतलब ये है। 5 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड 1 गो है, इसका मतलब ये है। और 4 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड 4 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड 5 गो है, इसका मतलब ये है। मतलब दिस इज नंबर एंड दिस इज कार्बन नंबर ऑफ इंटरमीडिएट। तो अगर हम आपको ये भी बताना चाहें कि 6 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड कौन कौन है, तो स्टार्टिंग से देखिए, वहीं से 6 तो स्टार्ट होता है। साइट्रिक एसिड हुआ, उसके बाद होगा आपका सिस एकोनिटेट, उसके बाद आइसोसाइट्रेट, और उसके बाद ऑक्जेलोसक्सिनेट। ये चारों जो है 6 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है एज इंटरमीडिएट। फिर आता है 5 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड, ये तो बहुत पॉपुलर भी क्वेश्चन है। पूरी साइकिल में एक ही ऐसा इंटरमीडिएट है जो 5 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है, वो अल्फा कीटोग्लूटारेट है। फिर आता है 4 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड, तो अल्फा कीटोग्लूटारेट के बाद से स्टार्ट हो जाए, ये 5 गो लिख दीजिए खटाखट खटाखट, अगर आपको साइकिल याद होगा तो लिख भी दीजिएगा। तो अभी आप देखिए अल्फा कीटोग्लूटारेट के बाद क्या बन गया था, सक्सिनाइल कोएंजाइम ए, उसके बाद बन गया था सक्सिनेट, सक्सिनिक एसिड, फिर बन गया था फ्यूमेरेट, फ्यूमेरिक एसिड, उसके बाद बन गया था मैलेट, मेलानोइक एसिड, मैलिक एसिड, सॉरी मैलिक एसिड, मेलेनोइक और मैलिक एसिड अलग अलग चीज होता है, मैलिक एसिड। फिर उसके बाद ऑक्जेलो एसिडिक एसिड, ऑक्जेलो एसिटेट, ये सारे 4 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है। तो ये ट्रिक किसके लिए हुआ, नंबर ऑफ कार्बन और उसके कितने मॉलिक्यूल, मतलब अलग अलग डिफरेंट मॉलिक्यूल, कितने नंबर ऑफ कार्बन को रखकर एज इंटरमीडिएट, ये ट्रिक हो गया। इसके लिए अब अगला ट्रिक बता रहे हैं हम आपको कि किस किस स्टेप पर डी कार्बोक्सिलेशन होता है। इसी ट्रिक में उस ट्रिक को मिक्स कर रहे हैं। यहाँ पे एक बार डी कार्बोक्सिलेशन हुआ होगा और यहाँ पे एक बार डी कार्बोक्सिलेशन हुआ होगा। यहाँ पे अल्फा कीटोग्लूटारेट एक बार एज अ प्रोडक्ट रहा होगा और एक बार एज अ सबस्ट्रेट रहा होगा। यहाँ पर CO2 का रिमूवल हो गया होगा, मतलब इस अल्फा कीटोग्लूटारेट के आगे पीछे। एक तो ये हो गया। फिर अगला जो क्वेश्चन आता है, अगला खूब पॉपुलर क्वेश्चन है कि किस किस स्टेप पर यहाँ पर ऑक्सीडेशन होता है, मतलब डिहाइड्रोजनेशन। ऑक्सीडेशन कहाँ कहाँ होता है, और ऑक्सीडेशन के लिए यहाँ पे भी O2 यूज नहीं हो रहा, फिर भी इसको क्यों बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन, मैंने आपको सिखाया है, फिर भी इसको एरोबिक रेस्पिरेशन कहने का कारण है, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन किस किस स्टेप पर होता है, तो उसका सिंपल सा ट्रिक क्या, आप उसको कॉन्सेप्ट के थ्रू ही याद रख सकते हैं क्या, कि देखिए जहां पर एज अ प्रोडक्ट, जिस जिस स्टेप पर एज अ प्रोडक्ट लास्ट 6 कार्बन कंटेनिंग इंटरमीडिएट, फर्स्ट 4 कार्बन कंटेनिंग इंटरमीडिएट और लास्ट 4 कार्बन कंटेनिंग इंटरमीडिएट होगा एज अ प्रोडक्ट, उस स्टेप पर ऑक्सीडेशन हुआ होगा। देख लीजिए आप, लास्ट 6 कार्बन इंटरमीडिएट, दिस वन, जहां पर वो एज अ प्रोडक्ट होगा, यानी कि इस स्टेप पर हुआ है ऑक्सीडेशन। नेक्स्ट क्या था ट्रिक, फर्स्ट एंड लास्ट कार्बन जहां जहां होगा, देख लीजिए 4 कार्बन। तो पहली बात 4 कार्बन ये है, ये रहा 4 कार्बन, तो इस स्टेप पे हुआ ही है ऑक्सीडेशन। लास्ट बार 4 कार्बन, तो लास्ट 4 कार्बन ये रहा, तो बताइए इस स्टेप पर हुआ ऑक्सीडेशन। लेकिन इन सभी जगह पर जहां पर ऑक्सीडेशन हुआ है, वहां पर ऑक्सीडेशन के दौरान NAD आया एज अ कोएंजाइम और NAD कन्वर्ट हुआ NADH2।
बाकी बात आता है एफएडी का। तो एफएडी एफएडीएच2 में कन्वर्ट होता है यार, ये तो याद होना ही चाहिए, क्योंकि यहाँ पे एंजाइम कौन इन्वॉल्व है, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस। और जब आ ही गया सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस, तो मैं आपको सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम के बारे में वो 4 बातें बताऊंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, करोड़ों बार एग्जाम में आया हुआ है, अरबों बार आने की संभावना है। और वो 4 बातें पता नहीं पीएमटी वाले को कितना दिल को प्यारा है कि बार बार वो पूछता रहता है हर अल्टरनेट ईयर। सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस, ये थोड़ा सा साइड से इसको ले लें। सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस, इसकी 4 खास बातें हैं जिसकी वजह से बहुत धांसू एंजाइम है। पहली बात, ये क्रेब्स साइकिल का एंजाइम है, ये नॉर्मल बातें हैं, लेकिन ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पर लोकेटेड है, ये इंपॉर्टेंट बात है। जबकि सारे क्रेब्स साइकिल के एंजाइम कहां, मैट्रिक्स, लेकिन ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पर लोकेटेड है, प्रेजेंट ऑन इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा बात, जितने भी डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम है सभी एनएडी लिंक्ड होते हैं, उसका जो कोफैक्टर कोएंजाइम होता है वो एनएडी होता है, लेकिन ये एकमात्र ऐसा डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम है जिसका कोफैक्टर एफएडी होता है, इसलिए एफएडीएच2 बनता है। और तीसरा पॉइंट, इसी एफएडी से रिलेटेड बताऊंगा। तीसरा पॉइंट, चूंकि यह एक एकलौता ऐसा एंजाइम है जिसका कोएंजाइम एफएडी है और ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एफएडीएच2 बनवाता है क्रेब्स साइकिल के दौरान, इसीलिए साइंटिस्ट लोग इस सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम की मदद से माइटोकॉन्ड्रिया को पहचान पाते हैं। जहां जहां एफएडी रिलीज होगा कन्फर्म वो माइटोकॉन्ड्रिया है, मतलब ये सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम माइटोकॉन्ड्रियल मार्कर एंजाइम के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये देखिए डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम ऐसा नहीं कि सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया में, साइटोप्लाज्म में भी होता है, और माइटोकॉन्ड्रिया में और भी बहुत सारे डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम, लेकिन एफएडीएच2 मिल गया तो कन्फर्म है यार माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि एनएडीएच2 साइटोप्लाज्म में भी मिल जाएगा ना, एनएडीएच2 साइटोप्लाज्म में भी मिल जाएगा, और भी कई जगह मिलेगा, आपको एसएमपी सेंट पाथ में पढ़ाएंगे नेक्स्ट क्लास में, एनएडीएच2 भी मिलता है उसमें। तो वो छोड़िए, रेड्यूस्ड कंपाउंड कई सारे मिलेंगे, लेकिन अगर रेड्यूस्ड कंपाउंड के तौर पर एफएडीएच2 अगर मिल गया कंफर्म माइटोकॉन्ड्रिया है, क्योंकि वो सिर्फ सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस बनाता है एफएडीएच2। तो इसीलिए एफएडीएच2 के वजह से, मतलब एफएडी लिंक्ड की वजह से सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम माइटोकॉन्ड्रियल मार्कर एंजाइम के नाम से जाना जाता है। और चौथा, बाप रे कितनी बार एग्जाम में आया है, पता नहीं कितनी बार आया है कि सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम कम्पिटिटिव रिवर्सिबल इनहिबिशन शो करता है, कम्पिटिटिव रिवर्सिबल इनहिबिशन शो करता है, कम्पिटिटिव रिवर्सिबल इनहिबिशन शो करता है। चलिए जल्दी से एक बार ले लेते हैं वर्ड, तीनों वर्ड का मतलब। कम्पिटिटिव, कंपटीशन का मतलब क्या है? देखिए एक बात बताइए, अभी सभी लोग कंपटीशन करते हैं, आप ही कंपटीशन करते हैं नीट के लिए। मान लीजिए पूरे इंडिया में अगर मैं गवर्नमेंटल सीट की बात करूं तो करंटली 15,000 के आसपास गवर्नमेंटल सीट है एमबीबीएस के लिए, जहां पर बच्चे 12th पास या 12th के दौरान ही नीट देकर जाके एमबीबीएस कर सकते हैं गवर्नमेंट सीट के लिए। क्या 15,000 बच्चा इस सीट भरता, मतलब कि एग्जाम का फॉर्म भरता है? नहीं, एग्जाम का फॉर्म तो कई सारे बच्चे भरते हैं, लेकिन उस सीट को अगर एक बार कैप्चर कर लिया गया इस सेशन के लिए, तो फिर अब इस साल उस सीट पर कोई नहीं जा सकता। तो अगले साल जो ज्यादा पढ़ाई करेगा अगले साल वो इसी सीट पे आ जाएगा, यानी कि ये सीट उतना ही है, मेडिकल कॉलेज उतना ही है, हर साल ये बना के निकाल रहा है। ऐसे ही होता है मेटाबॉलिक रिएक्शन में, जितना एंजाइम है, एंजाइम के पास जो एक्टिव साइट है, दिस वन इज एक्टिव साइट, ठीक है, इस एक्टिव साइट पे जो बाइंड करेगा एज अ सबस्ट्रेट वही एज अ प्रोडक्ट बन के निकलेगा। तो आप बाइंड कीजिए, प्रोडक्ट बन के निकल जाइए, एंजाइम आपके पास ये रहा। लेकिन अब कोई ऐसा आदमी हो जाए जो उस एमबीबीएस सीट पे चला जाए, तो इस बार अगर चला गया तो 4 साल के लिए, अब तो उस पर्टिकुलर सीट से एमबीबीएस डॉक्टर बनकर निकलने में 4 साल लगेगा। तो उस सेशन में जो वहां पे गया आदमी, वो चल गया भकलोल आदमी, चोरी तोरी करके वहां पहुंच गया, तो डॉक्टर बनके तो नहीं निकल जाएगा ना। ऐसा थोड़ी है कि हर साल अगर 15,000 गवर्नमेंटल सीट है तो हर साल 15,000 सरकारी डॉक्टर बनकर निकल जाता है, तो देश का ये स्थिति होता है क्या कोरोना में? थोड़ी। वो कौन है? वो बड़े लोग हैं जो पेपर आउट करवाते हैं। वो कौन है? वो नेता के बच्चे हैं जो एक फोन पे उनको एमबीबीएस का सीट मिल जाता है। वो कौन है जो 295 नंबर लेके भी एमबीबीएस करते हैं, जहां पर कि 630 वाले बच्चे एमबीबीएस नहीं कर पाते हैं। तो वो बच्चा डॉक्टर तो नहीं बन सकते ना, तो गुंडा मवाली बने हैं पहले से, वो है ही तो, लेकिन डॉक्टर तो नहीं बन, लेकिन वो सीट तो रिजर्व कर लिए ना यार। एक अच्छा बच्चा डॉक्टर बन जाता है ना, वो 500 नंबर लाके नीट में नहीं बन पा रहा है क्योंकि वो सीट रिजर्व कर। तो अगर अच्छा बच्चा जाता उस सीट पे तो पक्का 4 साल में डॉक्टर बन के निकलता।
तो अगर यहाँ पे रियल सबस्ट्रेट बाइंड करता, रियल सबस्ट्रेट, तो पक्का प्रोडक्ट मिलता ही मिलता एंजाइम के कैटाबॉलिक रिएक्शन से। लेकिन अगर सबस्ट्रेट से मिलता जुलता, अच्छे बच्चे से मिलता जुलता, मुंह कान वैसा ही लगता है, 12th का बच्चा है, लेकिन है वो नेता का बच्चा, पढ़ता लिखता नहीं है, देख के थोड़ी पता चलेगा। तो अगर सबस्ट्रेट से मिलता जुलता, कोई सबस्ट्रेट एनालॉग आके बाइंड कर जाए, यहाँ कर सकता है क्योंकि उससे मिलता जुलता है, एक्टिव साइट पे आके बाइंड कर जाए, तो ये एंजाइम उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं करता है। क्यों नहीं करता, इस सब बात में एंजाइम में पढ़ाता हूँ, वही पे पढ़ाऊंगा। तो प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं करता, मतलब शीट रिजर्व हो गया लेकिन प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हुआ। तो बताओ एंजाइम का इनहिबिशन हुआ कि नहीं हुआ, मतलब एंजाइम तत्काल अभी वर्क नहीं कर रहे। अब ये सबस्ट्रेट एनालॉग दो तरीके से बाइंड करते हैं, कुछ तो परमानेंटली बाइंड कर दें, छोड़ेंगे नहीं। बहुत सारे मेडिकल कॉलेज में ऐसे बच्चे होते हैं जो 10-10 साल से एमबीबीएस कर रहे हैं, वो मेडिकल कॉलेज खाली नहीं करते हैं, ऐसे रंगबाजी की तरह रहते हैं वहां पे, छोड़ते नहीं है। कुछ ऐसे होते हैं 2-4 साल में उनको पता चल जाता है कि हमसे कुछ ना होने वाला है, वो छोड़ के भाग जाते हैं। तो छोड़ के भाग जाते हैं, जो वैकेंट सीट फिर दोबारा ले लिया जाता है किसी का, जब बीच में ऐसा नियम पॉलिसी है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर इनहिबिशन हुआ है एंजाइम का, अगर तत्काल हुआ, मैं सबस्ट्रेट एनालॉग अगर छोड़ दे अपना सीट, कब, जब रियल सबस्ट्रेट अपना रौद्र रूप लेकर आ जाए, कैसा, अपना कंसंट्रेशन बढ़ा ले, इसके तुलना में ये कम पड़ जाए। जब ये अधिक था और ये कम था रियल सबस्ट्रेट, तब नहीं ये अपना बाइंडिंग यहाँ कर पाया, तब नहीं इनहिबिशन हुआ। लेकिन अगर रियल सबस्ट्रेट अपना कंसंट्रेशन बढ़ाने पर ये अपना उस एक्टिव साइट को छोड़ दे सबस्ट्रेट एनालॉग, तो वो रिवर्सिबल इनहिबिशन था। और चूंकि यहाँ पर इनहिबिशन हुआ है एक्टिव साइट पर बाइंड करने के लिए, जो कंपटीशन था उसके लिए, उसके बाद इनहिबिशन हुआ है, मतलब कंपटीशन किस चीज के लिए हुआ, फॉर बाइंडिंग एट एक्टिव साइट, इसीलिए इस इनहिबिशन को बोल रहे हैं कॉम्पिटिटिव, क्योंकि कंपटीशन हुआ किस चीज के लिए, एक्टिव साइट पर बाइंड करने के लिए। रिवर्सिबल इनहिबिशन, क्योंकि जो इनहिबिशन था वो रिवर्सिबल था, क्योंकि सबस्ट्रेट एनालॉग एक्टिव साइट को छोड़ देगा और एंजाइम दोबारा एक्टिव हो जाएगा, कब, जब रियल सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन सबस्ट्रेट एनालॉग की तुलना में ज्यादा हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं रिवर्सिबल इनहिबिशन, सॉरी कॉम्पिटिटिव रिवर्सिबल इनहिबिशन। आते हैं इस एंजाइम पर, सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेस, यह रियल सबस्ट्रेट है, इसका सबस्ट्रेट एनालॉग होता है मेलोनेट। कौन होता है, मेलोनेट। अगर मेलोनेट, इसको बोलते हैं मेलोनेट एसिड, अगर मेलोनेट का कंसंट्रेशन सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेस की तुलना में, अच्छा इसका रियल सबस्ट्रेट तो लिखे नहीं, इसका रियल सबस्ट्रेट क्या होता है, सक्सिनेट। अभी आपने देखा ना सक्सिनेट, यहाँ पे देख लीजिए रियल सबस्ट्रेट कौन है उसका, सक्सिनेट, ये देखिए ये रहा सक्सिनेट, ठीक है। तो उसका रियल सबस्ट्रेट कौन है, सक्सिनेट, और उसका सबस्ट्रेट एनालॉग ये है क्या, सबस्ट्रेट एनालॉग कौन है, मेलोनेट। तो अगर मेलोनेट का कंसंट्रेशन सक्सिनेट की तुलना में ज्यादा हो जाए, सक्सिनेट कम हो जाए, तो मेलोनेट बाइंड कर जाएगा एक्टिव साइट पर, और अब सक्सिनेट बाइंड ही नहीं कर पाएगा, तो प्रोडक्ट बनेगा नहीं, फ्यूमेरेट प्रोडक्ट बनेगा नहीं। लेकिन अगर कल को सक्सिनेट का कंसंट्रेशन हाई हो जाए, अगर कल को सक्सिनेट का कंसंट्रेशन हाई हो जाए, तो मेलोनेट को वो जगह छोड़ना पड़ेगा और फिर सक्सिनेट वहां पे बाइंड करेगा और फ्यूमेरेट बनेगा। तो इसको बोलते हैं कॉम्पिटिटिव रिवर्सिबल इनहिबिशन। बाकी एंजाइम में इन बातों को हम दोबारा से पढ़ाते हैं, ठीक है। तो ये है तुम्हारा सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम का 4 वो खास बात जो पीएमटी का बहुत ही पॉपुलर है। अभी क्रेब्स साइकिल खत्म नहीं हुआ, अभी 15-20 मिनट और क्लास चलेगा और कई सारे कंक्लूजन अभी और निकालेंगे। तो इस मीटिंग का हमारे पास 4 मिनट समय बचा है, ठीक है। एक बहुत अच्छा सवाल कल बच्चों ने पूछा था, वो बच्चे पढ़ते हैं, बहुत दिमाग लगाते हैं वो दोनों, तो उन दोनों ने पूछा था, सर जिस टाइम कॉम्पिटिटिव रिवर्सिबल इनहिबिशन हो रहा होगा, मेलोनेट का कंसंट्रेशन ज्यादा हो गया होगा, तो इतना तो पक्का है कि क्रेब्स साइकिल का रेट कम हो गया होगा, काफी स्लो हो गया होगा। तो क्या सेल उस समय एनारोबिक रेस्पिरेशन करेगी? सही सवाल था बच्चे का, अच्छा सवाल था। क्या लगता है आप लोग को? कल वाले बैच में पूछा गया इस बार, मैंने आप लोगों के साथ साझा किया। इतना पक्का पता है ना कि अगर मेलोनेट का कंसंट्रेशन बढ़ गया तो कॉम्पिटिटिव रिवर्सिबल इनहिबिशन होगा, तो क्रेब्स साइकिल का रेट घट जाएगा। तो क्या सेल उस समय एनारोबिक रेस्पिरेशन करेगी? तो आप लोग को क्या लगता है? हाँ, रेट स्लो हो गया तो सेल अपना नीड के लिए, एटीपी के लिए एनारोबिक रेस्पिरेशन करेगी। जवाब यस। नो सर। यस यस, मैं बता दूं, वैसे ये सिचुएशन ज्यादा देर के लिए नहीं रहता। अगर मेलोनेट बन जाता है ना, तो मेलोनेट को ओवरकम करने के लिए सक्सिनेट का कंसंट्रेशन तुरंत सेल दूसरे मैकेनिज्म से बढ़ा लेती है, अदर मैकेनिज्म से, और ये कंडीशन बहुत ज्यादा देर तक फेस नहीं करने देती है बॉडी को सेल। तो हाँ, लेकिन जितने देर तक के सिचुएशन फेस करना पड़ेगा, उतने देर के लिए एनारोबिक रेस्पिरेशन चलेगा, और ज्यादा देर के लिए चलना नहीं, मैंने पहले बोल दिया, ओवरकम कर लेगी।
सेल खुद कर लेगी दूसरे मैकेनिज्म से। अब वो दूसरा मैकेनिज्म खुद देना कौन है, हमारे काम का नहीं है, इसलिए नहीं बता रहे। ठीक है, तो कुल मिला के सब अभी कर्व खत्म नहीं हुआ है। अभी आप क्या कीजिए, यहाँ तक की सारी बातों को पढ़िए, मैं आपको नोट्स भेज रहा हूँ, फिर उसके बाद कई सारे और कंक्लूजन्स निकालेंगे हम लोग। ओके, तो चलिए ये सर मीटिंग पीछे हाँ एक डाउट रहती है। डाउट नहीं, अब 2 मिनट है, 3 2 मिनट है, 2 मिनट में डाउट नहीं हो पाएगा, मीटिंग खत्म हो जाएगा, वीडियो सेव भी नहीं होगा, नेक्स्ट मीटिंग में डाउट। अच्छा ठीक है, नेक्स्ट मीटिंग में डाउट।